नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। कोई शुल्क हमारी तरफ से तो नहीं है, तो अपने आप एक तरह से अपनी बातें पहुंचाना, आपकी बात, उनकी बात, जो भी आपके मित्र हैं, ग्रुप्स हैं, या जो अपरिचित दर्शक भी हमें देखते हैं, जो केवल आप तक हम नहीं पहुंच रहे, लेकिन जो अकस्मात कई बार अचानक लोग देखने लगते हैं कि अच्छा इन्होंने क्या कहा, तो उस दृष्टि से उन सभी दर्शकों के पास अधिकाधिक हम नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी राय, खासकर हमारी राय तो महत्वपूर्ण नहीं है, या हमारी सूचनाएं, उसमें आपके पास भी कुछ हो सकती है जानकारियां, उसको बढ़ा सकते हैं, असहमति व्यक्त कर सकते हैं, असहमति व्यक्त कर सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, कुछ सुझाव वो भी दे सकते हैं। इसका सबका स्वागत है। भारत और ब्रिटेन ने एक नया ऐतिहासिक अध्याय शुरू किया है। देखिए, बहुत संबंध तो ब्रिटिश से आप कहिए कि आजादी के बाद पहले जो कड़वे अनुभव थे, उसके बाद मीठे अनुभव भी हुए हैं, फिर कड़वे अनुभव भी हुए हैं, लेकिन लगता है कि एक नया अध्याय शिक्षा के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी में। व्यापार उद्योग तो है ही अपनी जगह, जिसके बिजनेस करने के लिए तो सारी मीटिंग, बिजनेस डेलीगेशन, पहली बार भारत में इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत आए और कीर स्टारमर, और उन्होंने जिस उत्साह के साथ, लेबर पार्टी के हैं, एक समय में भारत की आलोचना, कुछ मुद्दों पर भारत के साथ संबंधों को लेकर के भी प्रश्न भी उठाते थे जो प्रतिपक्ष में थे, लेकिन जितना वो खुश हुए हैं, उन्होंने आज एक फिनटेक कॉन्फ्रेंस, जो सबसे बड़ा वर्ल्ड फिनटेक किसको कह सकते हैं टेक्नोलॉजी में, फाइनेंस टेक्नोलॉजी में, उसमें उन्होंने कहा मुझे यहां आकर खुशी हुई। हिंदी में बोला, उनको अब हिंदी सीखना, मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि सभी लोग, वैसे कई विदेशी आते हैं, कुछ बातें कहते हैं, लेकिन स्टारमर का ये कहना ब्रिटेन का, और इसलिए मैं इतिहास की बात कर सकता हूं कि जिस जमाने में मैं बात कर रहा हूं आज से भी लगभग 45 वर्ष पहले, 77, 78 आप समझिए, और जब वहां जाते थे तो लगता था कि ये कहाँ, कुछ ही हमारे लोग थे वहां, तब भी कैम्ब्रिज में भी थे, डॉक्टर्स भी रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता था कि हम ही कुछ लेने आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट पर, और तब सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब तो नहीं संभव है अभी फिलहाल, लेकिन हाँ, वीसा वहीं पर जाकर मिल जाता था। जो आजकल नई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आई है, तब टेक्नोलॉजी देने की जरूरत ही नहीं थी, भारतीय पासपोर्ट है और वहीं पर आप उस पर ठप्पा लग जाएगा। मैं उस काल में गया हूं और आज जिस क्रांति को देखा, मैं पुराना इतिहास नहीं बताना चाहता, उसका जिक्र करूंगा। तब तो मुझे पूछा गया कि वापस कब जाओगे, तो मैं भी थोड़ा सा युवा, आप समझिए 26 साल के युवा से पूछे, कोई अवमानना की एक तरह से देख करके, ब्रिटिश वापस कब जाओगे, मैंने कहा अगला एयर इंडिया जब जाएगा, मैं एयर इंडिया से आया हूं, एयर इंडिया जब जाएगा तो 2 दिन बाद, वैसे तो उसी से, लेकिन मैं कोई यहां बसने नहीं आया हूं, ये न लगे कि मैं आपके यहां आया हूं। अब ब्रिटेन चाहता है, जबकि अब तो बहुत वीसा भी सब सुविधाएं हो गई हैं, फिर से इमिग्रेशन की कुछ चीजें आ रही हैं, लेकिन वहां अभी भी 20 लाख से अधिक लोग हमारे हैं, 2 मिलियन वहां पर हैं, और वो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो पुरानी बात नहीं करके वर्तमान की बात करें। मैं इस लगभग साल वर्ष से भारत और विश्व के बीच में शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या सहयोग, कितना बढ़ रहा है, उस पर काफी एक रिसर्च जैसा काम भी कर रहा था, जो हो सकता है पुस्तक के रूप में भी आए। और इसलिए, क्योंकि जब तक आती नहीं है तब तक हम ये नहीं कहते, लेकिन इसलिए कह सकता हूं कि शुरुआत की थी तब 2 विश्वविद्यालय के आने की बात। आज स्टारमर ने कहा 9 विश्वविद्यालय भारत में आगे अपनी खोलेंगे, बल्कि और विश्वविद्यालय भी हो सकता है उसके बाद। अभी तो आज 9 विश्वविद्यालयों का घोषणा कर दी कि यही कैंपस खोलेंगे, क्योंकि भारत को शिक्षा का केंद्र मुझे लगता है इतना बड़ा, भाई वहां जो है, और भारत तो ये चाहता ही था कि भाई हमारे बच्चे खाली कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या वहां की यूनिवर्सिटीज जो कहीं कहीं कुछ अच्छी हैं, कुछ ऐतिहासिक है, कुछ पुरानी है, वहां जाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, वो विदेशी मुद्रा जाती है, तो वो भारत में भी सुविधा हो, भारत में भी कुछ ऐसे विश्वविद्यालय बने हैं, बल्कि भारत के भी एमईटी, देखिए, जबकि वो कोई बहुत ऐसा इतना बड़ा उसका भारत में विस्तार तो हुआ ही, लेकिन वहां भी उन्होंने एमईटी विश्वविद्यालय की अपनी ब्रांच वहां कई वर्ष पहले खोल दिया। जिस तरह से जैन्स का भी वहां पर, ओपी जिंदल का भी वहां नहीं शुरू हुआ है, लेकिन
जिसको कह सकते हैं कि मुंबई का एक संस्थान है, जिन्होंने वहां पर अपना एक विश्वविद्यालय का केंद्र बनाने की कोशिश उन्होंने कर ली है, तैयारी कर ली है, और बल्कि कुछ अनाउंसमेंट भी आए हैं। तो इस दृष्टि से भी देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत और बीच शिक्षा के क्षेत्र में जो पहले एक तरफा विदेश जाने की बातें थी, उससे गंगा तो उधर नहीं जा रही है, लेकिन हाँ, वहां की नदी, आप ये देखिए कि टेम्स से पिया हुआ पानी अब ब्रिटिश उन लोगों को लग रहा है कि भारत में आने की गुंजाइश है। भारत में हमें अपने शिक्षा के केंद्र खोलने होंगे, हमें टेक्नोलॉजी में भारत के साथ सहयोग करना होगा। एक जमाने में राजीव गांधी के समय में वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, मैं ये कहूंगा उस समय के सत्तारूढ़ जिम्मेदार थे, आज के स्टारमर तो नहीं है, लेकिन मेरी रिपोर्ट से आज मेरी फाइलों में पड़े हुए हैं, जो उन्होंने कबाड़ा दे दिया था। बाद में समझ में आया कि कुछ मजबूरियां भारत की उनके साथ संबंधों की थी, तो खरीद लिए गए। उसकी संबंधों की रिपोर्ट भी हमने छापी, जो उसकी गड़बड़ हुई वो भी छापी। तो घोटाले भी जैसी स्थिति भी रही। लेकिन अब सुनक जब आए थे तब से बात चल रही थी, ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ तो कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको कह सकते हैं हम, वैसे तो क्या फ्री ट्रेड नाम पहले दिया जा रहा था, लेकिन फिर कहा गया कि नहीं, एक समन्वित संयुक्त, जैसे कह सकते हैं कि मिलजुल करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं व्यापार पर समान स्तरों पर, और कैसे टैक्स में बड़े पैमाने पर भारत भी कुछ कम करे और ब्रिटेन भी उसी तरह से कम करे। अब उनको तो लगता है कि हमारी विस्की भारत में, वैसे तो कई जगह, बिहार में तो चुनाव है, वहां तो शराबबंदी ही है, गुजरात में शराबबंदी ही है, दूसरे प्रदेशों में भी उसकी खपत पहले की बजाय भारत की ही ब्रांड इतनी अच्छी हो गई है, सिंगल मॉल्ट जिसको कहते हैं, वही बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई है, जो वर्ल्ड में और जगह जाने लगी है। लेकिन फिर भी चलिए, उनको लगता है कि टैक्स कम कर देंगे तो उसकी खपत बढ़ेगी, तो प्रतियोगिता भारत हमेशा ये मानता है। तो ये तो छोटी चीज है। जगुआर भारत का इतना बड़ा टाटास का जो वहां काम कर रहा है, अब वहां पर इन्वेस्टमेंट है, तो आज ये भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ आकर बिजनेस बढ़े, हमारे यहाँ फिल्में बने। उसके लिए उन्होंने गए बाकायदा, यश चोपड़ा उनके उसमें स्टूडियो में भी, भारत के फुटबॉल खिलाड़ियों से, इसका जिक्र मैंने कल भी किया था। लेकिन आज जिस तरह से सीईओज की मीटिंग में, जिस तरह से ट्रेड डेलीगेशंस के बीच में जो बातचीत हुई है, उसके जो मैं लगातार उसको फॉलो करके जो मैं कह सकता हूं कि एक नया अध्याय, अमेरिका ट्रंप देखते रह जाएंगे। ब्रिटेन जो पहले बहुत कुछ अमेरिका पर निर्भर था, और भारत को भी निर्भर अपने आप पर साथ में बनाने की जो कोशिश अमेरिका की रही है, अब समान स्तर पर ट्रंप भारत के साथ टेक्नोलॉजी में भी सहयोग की बात करते रहे तो ठीक ही है, वरना ब्रिटेन भी बहुत कमजोर नहीं है यूरोप के देशों में। जर्मनी, फ्रांस के साथ तो हमारे हैं ही संबंध बहुत ऐतिहासिक। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा एग्रीमेंट तो लगभग तैयार पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो समझौता जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर के बीच हुआ, वो अब क्रियान्वयन की स्थिति में आ रहा है। इस डेलीगेशन में जिस तरह से आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, भारत के साथ क्या सहयोग हो सकता है, भारत में क्या व्यापार बढ़ सकता है, भारत में कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और यहाँ की जो मैं सबसे ज्यादा जोर देता रहा हूं कि जो विलंब होता है, देखिए यूं तो नई शिक्षा नीति 2020 में आ गई थी, 2020, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्यान दिलाया गया कि विदेशी उसके लिए कई वैसे अंकुश हैं, तो 2023 में कुछ और लिबरलाइजेशन किया गया कि ठीक है, आप यहां कैंपस खोलिए। पहले कई तरह के बंधन थे, लेकिन अब उनसे कहा गया, जैसे हेरो स्कूल बेंगलोर में शुरू हो गया, 2 यूनिवर्सिटी, एक गुड़गांव में और दूसरी उसके लिए तैयारी हो गई, वो यूनिवर्सिटी आ गई। अब 9 यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट हो गया। हेल्थ सेक्टर में कैसे टेक्नोलॉजी में सहयोग हो सकता है, बैटरीज जिसके लिए भारत को जरूरत है, जिस हिसाब से जो अमेरिका जो कई बार जो आजकल फिर टैरिफ करके भारत पर कई तरह के वो भी लगा रहा है, और वहां से भी या हमें चीन की तरफ देखना पड़ता है, उस टेक्नोलॉजी के बजाय क्लीन एनर्जी के लिए, और खास करके डिफेंस प्रोडक्शन में, मैंने वेस्टलैंड का नाम लिया, हमने राफेल के साथ जो समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था कि फ्रांस भारत में भी उसके पुर्जे बनेंगे, भारत बाद में स्वनिर्मित का अपना बनाएगा, अब भारत बनाने भी लगा है। तो भारत के कई क्षेत्रों में, चाहे वो दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग बेंगलोर या ऐसे हैदराबाद, वो तो है ही, नायडू कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है,
तो डिफेंस में जो अपार संभावनाएं हैं उसमें भी कैसे भारत आत्मनिर्भर होने के साथ एक्सपोर्ट करने की गुंजाइश में वो कंपनियां आए और भारत में लगाएं। भारत ये नहीं कह रहा है कि हमारे दरवाजे बंद हैं, भारत उनको दरवाजे खोल रहा है, लेकिन आप इन्वेस्ट करिए, हमें खरीदार मत बनाइए कि आप खाली सामान बेचेंगे और हम जैसा कबाड़ा होगा वो ले लेंगे। पहले के वर्षों में जब रक्षा घोटाले होते थे या दूसरे घोटाले होते थे, संचार घोटाले, उसमें यही तो पिछली सरकारों के दौरान होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा समान स्तर पर आप आइए, आपके साथ भी हमें है, या हमारे यहाँ के टाटा, अंबानी, अडानी दुनिया में जाकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके लिए भी उन्होंने स्वीकार किया है। हिंदुजा का नाम मैंने पहले भी लिया, लक्ष्मी मित्तल हैं। लक्ष्मी मित्तल तो भारत में अपना घर ही बसाने के लिए उन्होंने दिल्ली में 350 करोड़ की बंगला खरीद लिया है। उनको लगा कुछ ऐसे नियम कुछ बनाए गए सरकार ने, वहां ब्रिटिश सरकार ने, तो उनको लगा कि अब यहाँ रहना जरूरी नहीं है, अब बिजनेस करते रहेंगे। तो स्टील में पहले से जो वहां पर हमारे रहे हैं और जो सबसे बड़े संपन्न उद्योगपति हैं अभी भी ब्रिटेन में, अब ऐसी दृष्टि से नई कंपनियां, रोल्स रॉयस या उसकी ऐसी इस तरह की जो कंपनियां हैं, वो भारत में आकर के क्या कर सकती हैं? क्या यहाँ भी तो लोग 1-1 करोड़ की कारें खरीद रहे हैं, यहाँ भी बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बढ़ रही हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में, जैसे मैं इसलिए टेक्निकल एक शब्द नहीं बता रहा हूं, फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, दुनिया में डिजिटल जैसे लेन देन है वो 50% जो हो रहा है वो दुनिया में सबसे अधिक है। इसलिए मैं संख्या, तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनिए, मैं उन सबको रिपीट नहीं करना चाहता उपलब्धियों को, लेकिन जिस ढंग से एटीएम, जिस ढंग से लोग मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं यूपीआई से, ऐसा लगता है कि जो सब्जी वाला है, चाहे अखबार बेचने वाला है, चाहे छोटा से छोटा दुकानदार है, गांव में है, कस्बों में है, वो डिजिटल इस्तेमाल करने लगा है। विदेशी लोग आकर के देख करके चमत्कृत होते हैं। उसी टेक्नोलॉजी में और आगे क्या हो सकता है, एआई में भारत कैसे सहयोग, और उसमें ब्रिटेन भारत मिलकर क्या कर सकते हैं, इन सब संभावनाओं पर जो स्टारमर और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो एक तरह से ये एक पूरे दिन या 1.5 दिन का जो संवाद है और जिस तरह के डेलीगेशन से जो बातें हुई हैं, इससे मुझे लगता है कि वो एक ऐसे संबंध जिसमें राजनीति नहीं है। ठीक है, राजनीति इतनी है जो बंद कमरों में या शांति के लिए तो दुनिया के लिए कहा ही गया कि भाई यूक्रेन और रूस के बीच शांति हो, मिलकर के बात करें। इजराइल गाजा के मुद्दे पर भी जो समझौते की बात आई गई उसका भी स्वागत किया गया है, लेकिन जैसे वीसा को कुछ जो कठोर नियम बना रहे हैं उस पर चर्चा करने की भारत इस तरह से नहीं है कि साहब आप हमारे आइए चलिए, वो लेकिन अननेसरी तंग न किया जाए। लेकिन जो आर्थिक अपराधी हैं, जय मलैया टाइप के, जो शरण ले लेते हैं कुछ करोड़ रुपए वहां रख करके, वहां घूम करके फोटो अपॉर्चुनिटी जिसको कह सकते हैं कि फोटो ऑफ करके भारत भेजते हैं। यहाँ की जेल से उन्हें डर लगता है, लेकिन जेल की कोई 5 स्टार सुविधा होटल तो उनको जेल में नहीं बदली जा सकती। सजा का मतलब होता है मिनिमम सुविधा जो अमानवीय न हो, लेकिन एमनेस्टी या दूसरी संस्थाओं के नाम पर खालिस्तानी वहां पर न सक्रिय रहें। भारत विरोधी, भारतवंशी जो लोग हैं बसे हुए स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, या काम करने वाले प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंकर्स, उनको कोई कठिनाई न आए, भारत का हाई कमीशन वहां सुरक्षित रहे, इस तरह की गारंटी की बातें बंद कमरे में जरूर हुई होगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि नए अध्याय के साथ भारत और ब्रिटेन दुनिया के लिए एक नया मानदंड स्थापित करेगा, जहां अमेरिका और फ्रांस में अस्थिरता का वातावरण है, दुनिया के और देशों में भी अस्थिरता की स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसमें भारत की सबसे अधिक स्थायी सरकार आने वाले वर्षों के लिए जिसका साफ दिखाई देता है, जिससे काम करना बहुत आसान है। क्योंकि यही गुजरात में जब इन्वेस्टमेंट की मीटिंग कर रहे थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो होता था कि हाँ, ये सरकार चूंकि रहने वाली है तो बड़े पैमाने पर गुजरात का विकास हुआ, गुजरात में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आया। उसमें यही ब्रिटिश भी आते थे, अमेरिकन भी आते थे, जर्मन भी आते थे, जापानी भी आते थे। आज वही विश्वास भारत सरकार के प्रति पिछले 12 वर्षों में हुआ है। तो इन्वेस्टर्स को मालूम है कि उनके कोई लाल फीताशाही भ्रष्टाचार नहीं होगा। हाँ, राज्यों के जो दिक्कतें हैं, डिले हैं, उस पर भी आज भी उसका जिक्र किया, और मैंने कई कार्यक्रमों में पहले भी कहा है। बराबर मैं कहता हूं कि राज्यों की मशीनरी और अधिक अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट तो कोई भारत में दिल्ली अकेले या हरियाणा में नहीं हो सकता है, पूरे देश में होना जो चाहते हैं प्रधानमंत्री, देश के हर कोने में। उस दृष्टि से उन राज्यों की स्थानीय संस्थाओं को, राज्य सरकारों को बड़े पैमाने पर सहयोग करना पड़ेगा।
उसी से ही इन्वेस्टमेंट भी आएगा, विश्वास बढ़ेगा, भारत के युवाओं को रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ेगी। एआई से यदि काम कम हो रहा है कटौती, तो एआई से ही कई काम की नई संभावनाएं नए उद्योगों से, लघु उद्योगों से, छोटे स्टार्टअप से भी मिलने वाला है। HSI में हम यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद।